हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग देखते हैं पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 1 और 2 करवा चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है पार्ट 1 2 देख लीजिए, पार्ट 3 उसके बाद देखना है। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 3। व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी। ये नाम इम्पोर्टेंट है, चार्ल्स वुड। क्या नाम इम्पोर्टेंट है? ये नाम इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है चार्ल्स वुड, है ना। चार्ल्स वुड नाम इम्पोर्टेंट है। चार्ल्स वुड के नाम से एक संदेश वुड नीति पत्र वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। इसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार, वाणिज्य और लाभ को समझने और देश के संसाधन के महत्व को समझने मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचि और महत्वाकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब वहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड की नीति पत्र में यह तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व के साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है, न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों के गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालयीय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उस समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन का प्रयास भी किए गए। आइए ये देख लेते हैं। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वाले निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं और दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। कल्पना कीजिए 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय, 19वीं सदी का बम्बई यूनिवर्सिटी इस तरह का था। फिगर में आप लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं नैतिक शिक्षा की मांग क्या थी। 19वीं सदी में, किस सदी की बात हो रही है? 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना चाहता है और नैतिकता का उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शोक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से
प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। कहाँ खोला? श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। कब खोला गया? 1818 में कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद, कब? 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा के प्रत्यक्ष सहायता देने आनाकानी करने लगे। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य, मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे ने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की। कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर श्रीरामपुर कॉलेज है। कहाँ है श्रीरामपुर कॉलेज? बता चुके। चलिए अब देखते हैं स्थानीय पाठशाला का क्या हुआ। स्थानीय पाठशाला का क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ बच्चे को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? विलियम एडम्स का रिपोर्ट। एक ग्रामीण पाठशाला देखिए, कुछ बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं और यहाँ पर शिक्षा दिया जा रहा है उनको। विलियम एडम्स का रिपोर्ट देख सकते हैं आप लोग। विलियम एडम्स का रिपोर्ट 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा के प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिसमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वालों बच्चों की संख्या काफ़ी बड़ी थी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएँ संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय के द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएँ स्वयं गुरु द्वारा भी प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे और कक्षाएं लेने वाले बच्चों की हाजिरी का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएँ बरगद की छाँव में भी चलती थी। कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने या गुरु के घर पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस अपने माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी। कैसे होती थी? मौखिक होती थी। और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों को ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग बातें कर लेते। एडम्स ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे, है ना। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशालाएं दोबारा शुरू की जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज
कामकाज में ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी की एक नई दिनचर्या नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूल की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशाला का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूलों के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्यपुस्तक के आधारित पर होगी। विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों को कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं, तय सीट पर बैठे और अनुशासन का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। इस नए नियमित दिनचर्या एक और नतीजा हुआ कि पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि पाठशालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली थी। नई व्यवस्था और अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों में बच्चे खेती में काम करने को जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता था, है ना। आइए यहाँ पर कुछ दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। अरविंद घोष का फिगर दिया है, यहाँ अरविंद घोष के बारे में पढ़ लेते हैं। अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 को बम्बई में अपने संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों की राष्ट्रीयता की भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए, ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो घोष ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों और लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों का अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए, ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकें, है ना। आइए पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे। यूरोप में आ रहे बदलाव से प्रभावित कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों का आह्वान किया, है ना। उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का आह्वान किया। आइए देखते हैं अब। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयास के बारे में अध्याय 8 में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 में पढ़ना है, अभी यहाँ नहीं पढ़ना है। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इस तरह के लोगों में थे। ये लोग उसके विरुद्ध थे, महात्मा गांधी और
रविंद्रनाथ टैगोर। आइए देखते हैं इनका क्या कहना था। अंग्रेज़ों की शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। ये लोग कहता था कि अंग्रेज़ों की शिक्षा ने हमें क्या किया, गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है। दास मतलब गुलाम। इसने लोगों का प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की परंपरा प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें विद्यार्थियों से आह्वान किया कि शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेज़ों को बताएं और वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भी भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए लोगों के हाथ में काम करना पड़ता है, हुनर सीखनी पड़ती है, यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं और इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होती है। ये कुछ फिगर दिया हुआ है, फिगर में कुछ खास नहीं है। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली बैठा हुआ। 1940 का ये दृश्य है। ये महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, उनके साथ इनकी बीवी हैं कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की वाइफ कौन थी? कस्तूरबा गांधी। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य देह, मस्तिष्क और भावना श्रेष्ठ तत्वों के सामने लाया जाए, है ना। उनके सामने क्या किया जाए? लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत और न ही शुरुआत, यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुष और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया क्यों और किस लिए होना है। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल और भिन्न थे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ये रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन। तब तक के लिए इतना ही।